तो है मैनर्स। सभी को जय हिंद, नमस्ते। हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? आपका फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे, ठीक है। आपका पॉलिटी का रिवीजन सेशन चल रहा है, जिसमें हमने क्या पढ़ लिया? आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ लिया, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया, और हमने प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया है। और फिर क्या हमने पढ़ा है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। हम लोग सिटीजनशिप को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज्यादा नहीं देखने को मिलता है। लेकिन जो आपका फंडामेंटल राइट है, जो कि क्या है, हमारे पार्ट 3 आर्टिकल 12 to 35 तक इसका क्या है, मेंशन किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये क्या हो जाता है, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका पॉलिटी का बोल सकते हैं कि जो फंडामेंटल राइट है, डीपीएसपी है, और जो आपके पार्लियामेंट है, ये ऐसे टॉपिक्स होते हैं, ये ऐसे टॉपिक होते हैं, ये ऐसे टॉपिक होते हैं जहां से आपके एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चन का वेटेज क्या होता है, ज्यादा होता है। तो आज का आपका टॉपिक क्या होगा? फंडामेंटल राइट, यानी मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार को पढ़ने से पहले सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर एक लोकतांत्रिक देश के लिए, यानी हमारा भारत क्या है, एक लोकतांत्रिक देश है, तो आखिर एक लोकतांत्रिक देश के लिए जो हमारे फंडामेंटल राइट है, यानी जो आपके मौलिक अधिकार है, ये जरूरी क्यों हो जाता है? सबसे पहले हमारे संविधान में कोई भी चीज को मतलब उसको मेंशन क्यों किया गया? कुछ, क्योंकि उसका कुछ ना कुछ क्या है, उद्देश्य है। तो आज पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर हमारे एक लोकतांत्रिक देश के लिए क्या है, ये हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले तो आपको क्या समझना होगा कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, यानी लोकतंत्र का मतलब क्या होता है। ये छोटा सा वर्ड है और इसको समझना क्या होता है, बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। जब आप डेमोक्रेसी को यानी लोकतंत्र को समझ लोगे, तभी क्या होगा, आपको फंडामेंटल राइट समझ में आएगा कि आखिर एक लोकतांत्रिक देश के लिए हमारा फंडामेंटल राइट क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि आपका डेमोक्रेसी का मतलब समझेंगे, यानी लोकतंत्र का मतलब समझेंगे। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, ठीक है। आप चीजें क्या कर लेना, रिवीजन भी कर लेना कि आखिर लोकतंत्र का मतलब क्या होता है। आखिर हमारे लोकतंत्र देश के लिए, एक लोकतांत्रिक देश के लिए जो फंडामेंटल राइट है क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले हम बता दें कि डेमोक्रेसी का मेन मतलब ही क्या होता है, लोगों का शासन। और लोगों का शासन केवल जनता द्वारा चुनी गई सरकार का होना जरूरी नहीं है, जरूरी तो है बट सफिशिएंट नहीं है। जब तक कि हमारी जो संस्थाएं हैं, अब हमारी संस्थाएं कौन सी है, तो आप सबको पता होगा कि हमारे सरकार के कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं। हमारे सरकार के कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं, जिसमें से आपका फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है आपका न्यायपालिका, न्यायपालिका। एंड सेकंड क्या है, आपका विधायिका है, विधायिका है। फिर क्या है, आपका कार्यपालिका है, कार्यपालिका। तो हमने क्या बताया कि जब तक कि जो हमारी संस्थाएं है, तो अब संस्थाएं कौन सी होगी, आपकी न्यायपालिका होगी, कार्यपालिका होगी, विधायिका होगी। जब तक ये तीनों संस्थाएं लोकतांत्रिक तरीके से काम नहीं करती है, तब तक आपका एक सफल डेमोक्रेसी नहीं माना जाएगा। यानी जो हमारी न्यायपालिका है, यानी अगर जो न्याय देने वाली संस्था है, अगर वही लोकतांत्रिक तरीके से काम नहीं करती है, न्याय देने में भ्रष्टाचार करती है, तो क्या होगा, आपका लोकतंत्र एक सफल नहीं माना जाएगा। तो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि लोकतंत्र का मेन मतलब ही होता है लोगों का शासन, और लोगों का शासन केवल जनता द्वारा चुनी गई सरकार का होना जरूरी तो है बट सफिशिएंट नहीं है। जब तक ये हमारी तीनों संस्थाएं क्या करती है, लोकतांत्रिक तरीके से काम नहीं करती है, तब तक एक सफल डेमोक्रेसी नहीं माना जाएगा। और आपका डेमोक्रेसी है यानी लोकतंत्र है, तो इलेक्शन होगा ही होगा। विदाउट इलेक्शन हमारा डेमोक्रेसी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और इन सबके साथ एक और चीज क्या जरूरी है कि हम क्या करें, लोगों को कुछ अधिकार दें, लोगों को कुछ अधिकार दें, क्योंकि उनके विकास के लिए कम से कम क्या है, ये हमारे फंडामेंटल राइट क्या है, जरूरी है। और ये जो हमारे मौलिक अधिकार है, यह हमारे राज्य के कठोर नियमों के क्या है, उनके विरुद्ध दिया जाता है। यानी कोई सरकार आती है और वह क्या करी, अपने मनमानी करती है, मतलब लोगों की जो स्वतंत्रता है, समानता है, उसको समाप्त करने की कोशिश करती है, तो वह नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ क्या दिया गया है, हमने राज्य के कठोर नियमों के विरुद्ध में क्या दिया है, अपने लोगों को क्या दिया है, फंडामेंटल राइट दिया है। तो सरकार का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी कहते हैं। तो डेमोक्रेसी का मतलब आपको समझ में आ गया कि सरकार का एक ऐसा स्वरूप जिसमें हमने लोगों को समान राजनीतिक अधिकार दिया है, जिसमें हमने लोगों को क्या किया है,
जिसमें हमने लोगों को क्या किया है, समान राजनीतिक अधिकार दिया है, उसे क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी कहते हैं। तो हमारे भारत में, यानी भारत में नहीं पूरे विश्व में भी डेमोक्रेसी आपका दो तरह का होता है। यानी जो आपका लोकतंत्र है वो अभी कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है। देखो जो डेमोक्रेसी है, यह जो आपका डेमोक्रेसी है यह अभी कितने तरह का होता है, आपका दो तरह का होता है। एक हमारा क्या होता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। एक क्या होता है आपका डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और दूसरा क्या होता है आपका इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र और क्या होता है हमारा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो हमने भारत में क्या किया है, अगर आपसे कोई भारत में पूछे कि हमारे यहाँ भारत में कैसा लोकतंत्र आपको देखने को मिलता है, तो हमारे भारत में हमने अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया है। कैसे हमने अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया है, क्योंकि हमने क्या किया है, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन लिया है। यानी हम लोग अपना प्रतिनिधित्व चुन लेते हैं, जैसे एमपी या एमएलए को चुन लेते हैं, और वो लोग क्या करते हैं, हमारे यहाँ पे लॉ मेकिंग का काम करते हैं, यानी कानून बनाने का क्या करते हैं, काम करते हैं। तो हमारे यहाँ कैसे है, यानी हमारे यहाँ सिस्टम कैसा है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को हमने अपनाया है। तो आपको जो डेमोक्रेसी वर्ड है, ये जो छोटा सा वर्ड है, इसको समझ लिया आपने कि आखिर हमारे लोकतंत्र का मतलब क्या होता है। तो हमने आपको बताया कि सरकार का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी कहते हैं, यानी लोकतंत्र देश कहते हैं। तो फिर हमने आपको बताया कि हमारा जो डेमोक्रेसी होता है वो भी दो तरह का होता है, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। हमने भारत में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को अपनाया है, जिसमें हमने अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन दिया है, और वही क्या करते हैं, लॉ मेकिंग का काम करते हैं। यानी हम खुद जाकर, हमारी जो जनता है खुद जाकर कानून नहीं बनाती है, हम क्या करते हैं, अपना कोई प्रतिनिधि चुन देते हैं अपने वोट के माध्यम से, ठीक है। तो वो क्या हो गया, हमारा इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हो गया। तो हमने तो डेमोक्रेसी वर्ड को समझ लिया कि आखिर हमारे मौलिक अधिकारों के लिए, यानी जो हमारा लोकतांत्रिक देश है उसके लिए क्यों हमारे फंडामेंटल राइट जरूरी है, क्योंकि लोगों के विकास के लिए सरकार के विरुद्ध में क्या दिया गया है, कुछ हमारे फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। तो आपने डेमोक्रेसी को समझ लिया। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारे फंडामेंटल राइट है, यानी इसको हिंदी में क्या कहते हैं, फंडामेंटल राइट को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, इसको मौलिक अधिकार कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, आपका मौलिक अधिकार। इसे क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार कहते हैं या मूल अधिकार कहते हैं। मूल अधिकार, जिसको हमने कहां से लिया है, आपके अमेरिका के संविधान से लिया है। तो आपके बुक में क्वेश्चन पूछता नहीं है, समझाया गया है आपके एम लक्ष्मीकांत बुक में। आप सबको बता दें कि हम लोग एम लक्ष्मीकांत बुक को ही क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो आपके बुक में समझाया कि आखिर ये जो मौलिक अधिकार है इसको हमने मूल क्यों कहा है। आखिर ये अधिकार तो है, हाँ भाई ठीक है, हमने अधिकार दे दिया लोगों को, सरकार के विरुद्ध में क्या कर दिया, अधिकार दे दिया। तो आखिर अधिकार दे दिया तो इसके आगे हमने मूल क्यों जोड़ दिया, या फिर फंडामेंटल क्यों जोड़ दिया। तो हमने इसको मूल इसलिए कहा है, हमने इसे मूल इसलिए कहा है क्योंकि इसे हमारे संविधान द्वारा क्या किया गया है, सुरक्षा एवं गारंटी प्रदान किया गया है। अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे मौलिक अधिकारों को हमने मूल क्यों कहा है, आखिर यह मूल क्यों है, तो आपको बताना होगा कि हमारे संविधान द्वारा क्या किया गया है, हमारे मौलिक अधिकारों को सुरक्षा एवं गारंटी प्रदान किया गया है। और यह मूल इसलिए भी है क्योंकि यह क्या है, हमारे व्यक्ति के चहुमुखी विकास। अब चहुमुखी विकास का मतलब क्या होता है, तो हमारे व्यक्ति के चहुमुखी विकास का मतलब होता है कि आपके भौतिक, बौद्धिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास के लिए क्या है, यह जरूरी हो जाता है। तो इसलिए हमने क्या कहा, इससे मूल कहा। तो आखिर आपसे कोई पूछेगा कि इसे हमने मूल क्यों कहा, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि इसे हमारे संविधान द्वारा क्या किया गया है, आपका सुरक्षा एवं गारंटी प्रदान की गई है। इससे हमारे संविधान द्वारा सुरक्षा एवं गारंटी प्रदान की गई है, गारंटी प्रदान की गई
है। ठीक है, तो आपसे कोई पूछेगा कि यह मूल क्यों है, तो मैम यह मूल इसलिए क्योंकि इसे हमारे संविधान द्वारा यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा क्या किया गया है, सुरक्षा एवं गारंटी प्रदान किया गया है। और यह मूल इसलिए भी है क्योंकि यह हमारे व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए क्या है, जरूरी है। यह हमारे व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए चहुमुखी विकास के लिए क्या है, चहुमुखी विकास के लिए जरूरी है। ठीक है, जरूरी है। अब आपके चहुमुखी विकास में कौन कौन सा विकास आता है, तो भौतिक, बौद्धिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक, इन सभी विकासों को हम लोग क्या कहते हैं, आपका चहुमुखी विकास कहते हैं। तो ये आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया कि आखिर हमने हमारे मूल अधिकारों को मूल क्यों कहा, क्योंकि इसे हमारे संविधान द्वारा क्या किया गया है, सुरक्षा एवं गारंटी प्रदान किया गया है। और यह मूल इसलिए भी है क्योंकि यह क्या है, हमारे व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमने आपको बता दिया कि हमारा चहुमुखी विकास का मतलब क्या होता है। आपके बुक में चहुमुखी विकास के अंतर्गत कुछ वर्ड्स को रखा गया है, जिसमें कहा गया भौतिक, बौद्धिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक, ये जितने भी हमारे व्यक्ति के विकास है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपका चहुमुखी विकास कहते हैं। तो हमने अब ये तो जान लिया कि इसको मूल क्यों कहा गया, मौलिक क्यों कहा गया। अब हम लोग जानते हैं कि हमारे इस मौलिक अधिकारों का उद्देश्य क्या है। क्या इसका उद्देश्य है, हमारे संविधान में जितने भी हमारे आर्टिकल्स, प्रोविजन जोड़े गए हैं उन सबका कुछ न कुछ उद्देश्य है। तो आखिर हमारे फंडामेंटल राइट को हमारे संविधान में जोड़ने का, ऐड करने का, इसका क्या प्रावधान था, मतलब क्या प्रावधान है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका तात्पर्य क्या है, उसको देखते हैं। तो आपका जो मौलिक अधिकार है, अगर उसके हम उद्देश्य को देखो यहाँ पे हम क्या लिख दे रहे हैं, मौलिक अधिकार का उद्देश्य। अब शॉर्टकट में आपका फंडामेंटल राइट यानी एफआर लिख रहे हैं। ठीक है, तो आपके फंडामेंटल राइट का आपसे कोई इसका उद्देश्य पूछे कि हमारे फंडामेंटल राइट का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है, तो आपके फंडामेंटल राइट का उद्देश्य क्या है, आपका पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की स्थापना करना, यानी राजनीतिक लोकतंत्र की क्या करना, स्थापना करना, इसका क्या है, उद्देश्य हो जाता है। अगर आपसे कोई हमारे फंडामेंटल राइट का क्या पूछे, उद्देश्य पूछे कि आखिर हमारे मौलिक अधिकारों का उद्देश्य क्या है, तो क्या आप लोग बताओगे, हमारा पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की स्थापना करना, यानी राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की स्थापना करना। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है, इसका तात्पर्य क्या है, तो राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना इसका क्या है, उद्देश्य हो जाता है। तो आप सबको पता है, पता नहीं है, अब पता चल गया कि आखिर हमारे मौलिक अधिकारों का यानी हमारे फंडामेंटल राइट का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य क्या है, हमारे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की स्थापना करना, यानी राजनीतिक लोकतंत्र की क्या करना, स्थापना करना। तो हमने क्या कर लिया, इसके उद्देश्य को भी जान लिया और हमने ये भी जान लिया कि ये जो आपके मौलिक अधिकार है आखिर उनको मूल क्यों कहा गया है। अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारे संविधान में टोटल कितने फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है, तो आपके संविधान में अगर बात करें, हमारा जो मूल संविधान है, आपके मूल संविधान में 7 फंडामेंटल राइट हुआ करते थे, लेकिन हमने एक क्या कर दिया है, जो आपका संपत्ति का अधिकार होता है, राइट टू प्रॉपर्टी होता है, जो कि आर्टिकल 31 में था, उसको हमने क्या कर दिया है, अपने 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हमने क्या कर दिया है, उसे हटा दिया है अपने मौलिक अधिकार से, और उसे हमने अलग से आर्टिकल 300A में क्या कर दिया है, रख दिया है। तो अब हमारे भारतीय संविधान में कितने फंडामेंटल राइट है, 6 मौलिक अधिकार है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, उसको सीक्वेंस में लिखकर और याद करने की कोशिश करते हैं। तो आप सबको पता होगा कि अब हमारे फंडामेंटल राइट कितने हो गए हैं, 6 हो गए हैं। पहले कितने थे, आपके 7 हुआ करते थे। तो देखो, पहला क्या आपका स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का
अधिकार, जो कि कितना आर्टिकल में है, कितने से कितने तक है, आपके आर्टिकल 14 टू 18 तक है, यानी 14 से लेके 18 तक क्या है, आपके स्वतंत्रता का अधिकार है। यानी हम लोग 14 से 18 तक जितने भी आर्टिकल पढ़ेंगे उसमें, सॉरी 14 से 18 तक हमारा क्या है, समानता का अधिकार है। सॉरी सॉरी, पहला हमारा क्या है, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। यह कहां से कहां तक है, तो यह आपके 14 से लेके कहां तक है, आपके 18 तक क्या है, हमारे 14 से लेके 18 तक। तो 14 से लेके 18 तक हमने जितने भी हम लोग आर्टिकल्स पढ़ेंगे उसमें हम लोग क्या करेंगे, केवल इक्वालिटी की बात करेंगे, यानी समानता की बात करेंगे कि कैसे कैसे हमारे संविधान में प्रोविजन किया गया है कि हमारे जो देश में समानता आ सकती है। तो हम लोग 14 से 18 तक क्या पढ़ेंगे, आपके समानता का अधिकार पढ़ेंगे, जो कि हमारा क्या है, आपका पहला फंडामेंटल राइट है। ठीक है, फिर हमारा दूसरा क्या है, आपका दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार हमारे कितने आर्टिकल्स में है, तो यह आपका मिल जाएगा आर्टिकल, आपका आर्टिकल 19 से 22। ठीक है, 19 से 22 तक क्या मिल जाएगा, आपका स्वतंत्रता का अधिकार मिल जाएगा। फिर हमारा तीसरे नंबर पे क्या है, आपका तीसरे नंबर पे शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, आपका तीसरे नंबर पे क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये क्या है आपका आर्टिकल 23 से 24, 23 से 24, ये क्या हो गया आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया। फिर हमारे 4 नंबर पे क्या है, यानी चौथे नंबर पे अगर हम लोग फंडामेंटल राइट को देखते हैं तो 25 से 28 हमारे क्या है, धर्म की स्वतंत्रता की बात की गई। ये सारे आर्टिकल्स पहले मैं लिख लेती हूँ, फिर क्या करेंगे इसको अच्छे से समझेंगे। फिर आपका 4 नंबर पे क्या है, धर्म की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, यह कहां से कहां तक है, आर्टिकल 25 टू 28। ठीक है, 25 से 28 तक, 28 तक। फिर आपके जो आपका 5वां नंबर आर्टिकल है वह क्या है, हमारे अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, अल्पसंख्यकों, अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। पहले हम क्या कर रहे हैं, आपको लिख ले रहे हैं, फिर क्या करेंगे चीजों को अच्छे से समझाएंगे। तो जो आपका धर्म की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा एवं संस्कृति का जो आपका अधिकार है वह कहां से कहां तक है, आर्टिकल 29 से 30 तक क्या है, आपका क्या है, अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। ठीक है, तो फिर क्या आपका अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार क्या हो गया, आपके 5 नंबर में हो गया। और फिर हमारा छठा आर्टिकल कौन सा हो जाता है, सॉरी जो हमारा छठा जो फंडामेंटल राइट है वह क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी जो हमारा छठे नंबर पे क्या था, आपका संपत्ति का अधिकार था, हमने आपको बता दिया कि उसको क्या कर दिया, हमने हटा दिया। पहले यहाँ पे लिख ही लेते, ठीक है, संपत्ति का अधिकार, आर्टिकल कहां से कहां तक है, तो आर्टिकल बस 31 में। ठीक है, फिर हमारा क्या आपके संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक 7वें नंबर पे क्या है आपका संवैधानिक, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, आर्टिकल 32,
आर्टिकल 32। ठीक है, तो हमने आपको क्या बताया कि हमारे संविधान में टोटल पहले हमारे मूल संविधान में 7 फंडामेंटल राइट हुआ करते थे, लेकिन अब हमारे संविधान में कितने मौलिक अधिकार हो गए हैं? आपके 6 मौलिक अधिकार हो गए हैं। जो आपका संपत्ति का अधिकार है यानी राइट टू प्रॉपर्टी है, जो कि हमारे आर्टिकल 31 में है, इसको हमने क्या कर दिया है, इसको हमने अपने मौलिक अधिकार से हटाकर अलग से एक आर्टिकल में रख दिया है। तो आपसे पूछेगा किस संविधान संशोधन के तहत, तो हमने 44वें संविधान संशोधन यानी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, ठीक है, 1978 में हमने क्या कर दिया है, इसे हमने आर्टिकल 300A में रख दिया है। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि आखिर हमने संपत्ति के अधिकार को अपने मौलिक अधिकार से हमने हटा क्यों दिया, यानी जो आपका राइट टू प्रॉपर्टी है, आखिर हमने इसको अपने मौलिक अधिकार से क्यों हटाकर इसको अलग से एक आर्टिकल्स में रख दिया। तो यहाँ पर आता है, यहाँ पर सरकार ने देखा कि मान लीजिए होता क्या है कि किसी के जमीन से मान लीजिए क्या जा रही है, कोई हाईवे जा रहा है और वह कहता है कि ये जो हमारा जमीन है यह हम सरकार को नहीं देंगे और इसमें हम हाईवे को नहीं बनने देंगे, क्योंकि यह हमारा जमीन क्या है, पैतृक भूमि है और हम इसे सरकार को नहीं देंगे। तो सरकार को वहां पर मतलब ऐसा महसूस हो गया कि जो हमारा यहाँ पे इंडिविजुअल राइट है, जो हमारा व्यक्तिगत अधिकार है, व्यक्तिगत अधिकार से ज्यादा जरूरी क्या हो जाता है कि जो हमारा सोसाइटी का नीड है, यानी जो हमारे समाज की आवश्यकता है, उसको क्या करना है, ज्यादा जरूरी से जरूरी पूरा करना है। क्योंकि अगर हाईवे बनेगा तो पूरे समाज का कल्याण होगा, पूरे गांव के लोगों का क्या होगा, विकास होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, एक व्यक्ति के अधिकार से ज्यादा जरूरी क्या हो जाता है कि हमारी जो समाज की आवश्यकता है, जो उसका जरूरत है, उसे हम लोग क्या करें, पूरा करें। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, जो आपका संपत्ति का अधिकार है यानी जो राइट टू प्रॉपर्टी है, उसको हमने मौलिक अधिकार से क्या कर दिया, हटा दिया कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। चलो हम लोग क्या करते हैं, इसे हम लोग अलग से आर्टिकल्स में ही रख देते हैं। तो आर्टिकल 300A में हमने क्या कर दिया, संपत्ति के अधिकार को रख दिया। तो आपको अब क्या है, 6 फंडामेंटल राइट को ही पढ़ना है। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो आपका पहला फंडामेंटल राइट है वह क्या है, आपके समानता का अधिकार है यानी राइट टू इक्वालिटी। तो हमारे क्या पढ़ना है, यानी जो हमारा 14 से लेकर 18 तक हम लोग जितने भी आर्टिकल्स पढ़ेंगे उसमें हम लोग क्या करेंगे, केवल समानता के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। फिर हमारा सेकंड नंबर पे क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार, यानी हम लोग स्वतंत्रता के अधिकार में क्या करेंगे, आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक पढ़ेंगे। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछते, हम नहीं पूछ रहे हैं, आपके एनसीईआरटी बुक में आपसे खुद पूछ रहा है कि जो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है, हमने इसको फर्स्ट पर क्यों नहीं रखा, यानी जो हमारा राइट टू फ्रीडम, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, उसको हमने पहला फंडामेंटल राइट क्यों नहीं रखा, हमने सेकंड पे क्यों स्वतंत्रता का अधिकार दिया, फर्स्ट पे क्यों नहीं इसको रख दिया। तो आपको बताना होगा कि हमारा जो समाज है बिना समानता के क्या कर सकते हैं, हम लोग स्वतंत्रता की बात ही नहीं कर सकते। क्योंकि जहाँ पे समानता होती है, जहाँ पर इक्वालिटी है, वहीं पर आपको क्या देखने को मिलता है, फ्रीडम देखने को मिलता है। तो इसलिए हमने फर्स्ट पर प्रेफरेंस किसको दिया, हमने समानता के अधिकार को क्या दिया। हमारा तीसरे नंबर पे क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी आर्टिकल 23 से 24। तो आपसे कोई पूछेगा कि आखिर हमारे फंडामेंटल राइट में इस हमारे शोषण के विरुद्ध अधिकारों को जोड़ने का उद्देश्य क्या था। तो आपको हम बता दें कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस समय हमारे भारत में बहुत से ऐसे लोग थे जो कि क्या थे, हमारे समाज की मुख्य धारा से क्या थे, अलग थे, यानी समाज के मेन सोसाइटी से क्या थे, अलग थे, और जो समाज के विशेष अधिकार थे उसका वह लाभ नहीं ले सकते थे। तो उस समय क्या जरूरी था कि हम लोग अपने जो हमारे फंडामेंटल राइट है उसमें हम लोग शोषण के विरुद्ध अधिकारों को क्या करें, इसमें ऐड करें, जिससे क्या हो सके कि जो हमारे समाज के पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो कि मेन सोसाइटी से बहुत अलग हैं और जो समाज के विशेष अधिकारों का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, वो भी क्या करें, समाज की मेन सोसाइटी से जुड़ सके और हमारे समाज के विशेष अधिकारों का लाभ ले सके। तो इसलिए हमने क्या किया है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में यानी हमारे फंडामेंटल राइट में शोषण के विरुद्ध अधिकारों को क्या किया है, एक फंडामेंटल राइट किया है, मतलब फंडामेंटल राइट में जगह दिया है। फिर क्या है आपका, हम लोग जो हमारा चौथा फंडामेंटल राइट है वह क्या है, धर्म की स्वतंत्रता, यानी 25 से 28 तक 3 ऐसे आर्टिकल है जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, धर्म की स्वतंत्रता की बात करेंगे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आखिर ये जो स्वतंत्रता वर्ड है यानी जो धर्म की स्वतंत्रता की बात की गई है, तो हमने इसी स्वतंत्रता वाले में क्यों नहीं ऐड कर दिया, इसको हमने धर्म की स्वतंत्रता को एक अलग से फंडामेंटल राइट क्यों बनाया। तो आप सबको बताना होगा
कि जो हमारा भारत देश है एक चूंकि क्या है धर्मनिरपेक्ष देश है, जहां पर क्या होता है कि यहाँ पर भारत का किसी एक पार्टिकुलर धर्म के प्रति क्या है झुकाव नहीं है। यहाँ पर सभी धर्मों को क्या किया जाता है समान रूप से देखा जाता है। तो इसलिए हमने क्या किया है कि जो हमारी धर्म की स्वतंत्रता है उसको एक अलग से फंडामेंटल राइट ही दे दिया है। और 25 से 28 तक हमें क्या करना है अपने धर्म की स्वतंत्रता की बात करनी है, ठीक है। फिर संपत्ति का अधिकार हमने बता ही दिया। फिर आपका 7 नंबर पर क्या है संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी आर्टिकल 32। तो हमारे जो डॉक्टर BR अम्बेडकर है उन्होंने हमारे आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल कहा है यानी हृदय और आत्मा का है। क्यों कहा गया है, क्यों इसको कहा गया है, क्योंकि जो आपका आर्टिकल 32 है अगर ये नहीं होगा तो ये हमारे जितने भी फंडामेंटल राइट है वो सारे क्या हो जाएंगे व्यर्थ हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि जब भी आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है हनन होता है तो आप फंडामेंटल राइट को मनवाने के लिए कहाँ जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। और जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है वह हमारे आर्टिकल 32 के तहत क्या करेगी 5 तरह के रिट जारी करेगी आपके फंडामेंटल राइट को मनवाने के लिए। तो वही बात है भाई, अगर ये नहीं होगा तो अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन ही हो रहा है तो आप कहाँ जा सकते हो, कहीं नहीं जा सकते हो। अगर तो क्या होगा उसका ये कुछ फायदा ही नहीं है हमारे फंडामेंटल राइट को देने का। तो इसलिए जो हमारा आर्टिकल 32 है वह क्या बहुत ज्यादा क्या है जरूरी है आपके फंडामेंटल राइट्स के लिए, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आ गया हमारे जितने भी 7 मौलिक अधिकार थे, थोड़ा सा हमने उसका इंट्रोडक्शन दे दिया है। तो जो आपका मौलिक अधिकार है जो फंडामेंटल राइट है थोड़ा सा बड़ा चैप्टर होगा, 2 दिन इसमें लग जाएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन का वेटेज भी क्या होता है ज्यादा होता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं अपने जो हमारा जो मौलिक अधिकार है अब थोड़ा सा हम लोग मौलिक अधिकारों की कुछ विशेषता को देखते हैं कि हमारे मौलिक अधिकारों की आखिर विशेषता क्या है, ठीक है। तो देखिए मौलिक अधिकारों की विशेषता, मौलिक अधिकारों की विशेषता, मौलिक अधिकारों की विशेषता, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग अपने फंडामेंटल राइट की क्या करते हैं विशेषता को देखते हैं तो आपके बुक में एम लक्ष्मीकांत बुक में क्या किया गया है 6-7 पॉइंट बताए गए हैं कुछ क्या है हमारे जो कि मौलिक अधिकारों की क्या है विशेषता है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं आपको विशेषता के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पर हम एक छोटा सा वर्ड लिख ले रहे हैं विशेषता, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं एक एक करके अपने मौलिक अधिकारों की विशेषता को देखते हैं। तो आपके जो मौलिक अधिकार की जो पहली विशेषता है इसमें क्या कहा गया है जो यानी हमारी जो पहली विशेषता है तो उसमें कहा गया है कि इसमें से कुछ केवल क्या है नागरिकों को अधिकार, मतलब देखो हमारे फंडामेंटल राइट कितने हैं 12 to 35, तो यानी 35 12 से लेकर 35 तक क्या है हमारे फंडामेंटल राइट है। तो आपकी जो मौलिक अधिकारों की जो पहली विशेषता बताती है वह क्या कहता है कि इसमें से कुछ क्या है केवल नागरिकों को प्राप्त है। पहले हम क्या कर रहे हैं लिख दे रहे हैं, 1 मिनट अगर हम यहाँ पे लाए होंगे तो दिखाते हैं। हाँ देखिए यहाँ पे क्या है आपका अगर दिख रहा है तो हम इसी से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, 1 मिनट देख लेते हैं। हाँ दिख रहा है, चलो। तो इसमें क्या कह रहा है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं आपके मौलिक अधिकारों की विशेषता के बारे में देखते हैं जो कि आपके बुक में लिखा गया है उसी को हम उठाकर लेकर यहाँ पर आए, ठीक है। तो आपका पहला पॉइंट क्या कर रहा है कि उनमें से कुछ सिर्फ नागरिकों के लिए उपलब्ध है। यानी हम लोग क्या पढ़ते हैं अगर आप लोग क्या करते हो आर्टिकल 12 to 35 तक यानी 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों को पढ़ोगे तो इसमें से कुछ ऐसे आर्टिकल्स है जो कि क्या है केवल नागरिक के लिए क्या है उपलब्ध है। अब नागरिक का मतलब क्या हो गया हमारे केवल भारत के लोगों के लिए, यानी हमारे भारत में तो बहुत से ऐसे लोग हैं कोई विदेशों से भी आकर क्या कर रहा है भारत में रह रहा है। तो कुछ ऐसे आर्टिकल्स है जो कि क्या है केवल भारतीयों के लिए क्या है उपलब्ध है। अब वो कौन कौन से आर्टिकल्स है उसका लिस्ट देख लेते हैं। तो देखिए उसमें से कौन कौन सा आर्टिकल है आपका जो आर्टिकल, देखो अगर ये पेन 1 मिनट, हाँ तो देखिए इसमें से आपका कौन कौन सा आर्टिकल है जो कि क्या है केवल भारतीयों को ही क्या है प्राप्त है। तो आपका 15, 16,
19, 29, 30, 1 2 3 4 5 यानी 15, 16, 19, 29, 30 ये 5 ऐसे आर्टिकल्स है जो कि क्या है केवल भारतीयों को ही क्या है उपलब्ध है। यानी हमारा आर्टिकल 16 क्या करता है, कहता है कि लोक नियोजन में सभी को अवसर की समानता, यानी हमारे यहाँ जितने भी सरकारी जॉब है वहां पर क्या है सभी को फॉर्म फिल करने का समान अधिकार दिया गया है। लेकिन अब हमारे कोई विदेश का व्यक्ति आता है और क्या कहता है कि हम भी क्या करेंगे यहाँ पर भारत में यूपीएससी का फॉर्म फिल करेंगे, जिससे क्या होगा आपका तो भाई जॉब वो लेकर चले जाएंगे। तो यह क्या है हमारे विदेशों को अधिकार नहीं प्राप्त है। तो जो आपका आर्टिकल 16 है और जो आपका 15 है यह क्या है हमारे विदेश के लोगों को प्राप्त नहीं है, केवल भारत के लोगों को ही क्या है प्राप्त है। और फिर हमारा आर्टिकल 29 और 30 क्या कहता है, हमारे अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा एवं संस्कृति का क्या कहता है अधिकार देता है कि जो हमारे देश में माइनॉरिटी है, जो अल्पसंख्यक है वह क्या कर सकते हैं अपने मनपसंद की इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, यानी कोई संस्थान चला सकते हैं। अब कोई विदेश से आकर और हमारे भारत में रहता है और क्या कहता है हम तो भारत में अल्पसंख्यक हैं और हमें अधिकार क्या है कि हम लोग अपने मनपसंद का क्या कर सकते हैं इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, कोई संस्था खोल सकते हैं और उसमें अपने धर्म की क्या कर सकते हैं शिक्षा दे सकते हैं। तो वैसा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये जो हमारे ऐसे हमारे 5 आर्टिकल है जो कि क्या है हमारे विदेश के लोगों को प्राप्त नहीं है, यह क्या है केवल हमारे भारत में रहने वाले नागरिक को ही क्या है प्राप्त है। तो इसमें से आपकी पहली विशेषता क्या हो गई, मौलिक अधिकारों की पहली विशेषता क्या हो गई कि इसमें से कुछ केवल क्या है सिर्फ हमारे नागरिकों को ही क्या है प्राप्त है। अब ऐसे कौन कौन से आर्टिकल्स हो गए भाई जो कि क्या है केवल हमारे भारत के लोगों को प्राप्त है? तो 5 ऐसे आर्टिकल है, कौन है? 15, 16, 19, 29 और 30। कोई ज्यादा टफ नहीं है, याद करना बहुत आसान है कि 15, 16, 19, 29, 30 क्या है हमारे केवल भारत के लोगों को ही क्या है प्राप्त है। अब हमारा इसका जो दूसरा विशेषता है वह क्या कहता है, ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये क्या हो गया सेकंड पॉइंट हो गया, ठीक है। तो आपका सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि ये हमारा असीमित नहीं है, यानी जो हमारा फंडामेंटल राइट है वह क्या है असीमित नहीं है, लेकिन वाद योग्य होते हैं, राज्य उन पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। यानी इसके कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा फंडामेंटल राइट है आपके बुक में बहुत अच्छे से लिखा है, उसको एक बार बुक को सामने रखकर बैठो, हम समझा रहे हैं, ठीक है। जो आपका फंडामेंटल राइट है वह क्या है असीमित नहीं है। असीमित का मतलब क्या हो गया कि राज्य इन पर क्या कर सकती है उचित प्रतिबंध लगा सकती है, यानी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। यानी जो हमारी राज्य है वह प्रतिबंध कैसा लगाएगी, उचित लगाएगी। और यह प्रतिबंध उचित है या नहीं वह तय कौन करेगा, आपका न्यायालय तय करेगा। तो जो हमारे फंडामेंटल राइट है वह क्या है आपका असीमित नहीं है, राज्य उन पर प्रतिबंध लगा सकती है। जैसे मान लो क्या है आपका आर्टिकल 19 यानी आर्टिकल जो 19 है यानी अनुच्छेद 19 क्या है आपके स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है, यानी राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आपको बोलने का अधिकार दिया गया है। लेकिन आप क्या कर रहे हो किसी की प्राइवेसी लीक कर रहे हो, यानी जो उसका प्राइवेट बात है तो उसके प्राइवेट बात को क्या कर रहे हो आप लीक कर रहे हो। तो वो कहेगा कि हमारा राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल कहाँ गया, यानी आर्टिकल 21 ये क्या कहता है, सॉरी आर्टिकल 21 क्या कहता है राइट टू लाइफ एंड प्राइवेसी। तो वह कहेगा कि जो आप तो आप क्या कर रहे हो कि अपनी राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल का बहुत अच्छे से यूज कर रहे हो, आप हमारी बातों को क्या कर रहे हो लीक कर रहे हो, लेकिन हमारी जो राइट टू प्राइवेसी है वह कहाँ गया आर्टिकल। तो जो आपकी स्वतंत्रता है वह किसी दूसरे की स्वतंत्रता को खतरे में नहीं डालनी चाहिए, आपकी स्वतंत्रता वहीं तक मानी जाएगी। यानी आपको बोलने का अधिकार दे दिया गया, तो ये नहीं है कि आप किसी के बारे में कुछ भी जो उसका प्राइवेसी है सबको लीक करते चलोगे, ये बात नहीं है। तो होना क्या चाहिए कि जो हमारा व्यक्तिगत अधिकार है और पूरे समाज के बीच में क्या होना चाहिए एक बैलेंस बना रहना चाहिए, यानी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता आपको दिया गया है और जो समाज है इनके बीच में क्या होना चाहिए एक बैलेंस बना रहना चाहिए। तो उसी तरह क्या कर रहा है कि ये असीमित नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको फंडामेंटल राइट दिया गया तो आप कुछ भी करो, आप पर क्या कर सकती है जो राज्य है वह उचित प्रतिबंध लगा सकती है, लेकिन यह प्रतिबंध उचित है या नहीं तय कौन करेगा, तो आपका न्यायालय करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहता है कि यह संतुलन व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं सामाजिक अधिकारों के बीच में होना चाहिए। तो आपका दूसरा क्या है इसका जो विशेषता है वह क्या है कि ये असीमित नहीं है। और आपका तीसरा विशेषता क्या कहता है,
चलो हम खुद लिख के बता दे रहे हैं। देखिए पहली विशेषता तो हमने क्या कहा कि इसमें से कुछ क्या है केवल नागरिकों को प्राप्त है, और दूसरा क्या है ये असीमित नहीं है। और इसकी तीसरी विशेषता क्या कहता है कि इसमें से कुछ नकारात्मक है और कुछ क्या है सकारात्मक है, यानी इसमें से कुछ नकारात्मक विशेषता वाले होते हैं तो कुछ सकारात्मक विशेषता वाले होते हैं, तो कुछ सकारात्मक विशेषता वाले होते हैं। ठीक है, वाले होते हैं। तो हमने क्या कहा, आपको दो हमने विशेषता तो बता दिया। आपका तीसरा विशेषता क्या कहता है कि हमें क्या करना है, हमें आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हम लोग क्या करेंगे, फंडामेंटल राइट को पढ़ेंगे। तो आपको उसमें से कुछ ऐसे आर्टिकल्स दिखेंगे जो कि क्या होंगे, कुछ नकारात्मक विशेषता वाले होंगे और कुछ क्या होंगे आपके सकारात्मक विशेषता वाले होंगे। जैसे अगर आप लोग आर्टिकल क्या करोगे, हमारे 12 से लेकर हमारे 35 यानी 35 तक पढ़ोगे, तो हमने क्या कहा, तीसरी विशेषता क्या कहा कि इसमें से कुछ नकारात्मक विशेषता वाले होते हैं और कुछ क्या होते हैं सकारात्मक विशेषता वाले होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे देखो नकारात्मक विशेषता का मतलब क्या होता है। यहाँ पे अगर आपको नकारात्मक विशेषता नहीं समझ में आ रहा है तो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, आपका आर्टिकल 13 पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 13 क्या करता है, यह राज्यों पर प्रतिबंध लगाता है कि राज्य कोई भी ऐसा नियम या कानून नहीं बना सकती है जो कि हमारा क्या करती है, फंडामेंटल राइट का वायलेशन करती है। यानी यह क्या हो गया, एक तरह का नकारात्मक विशेषता हो गया कि यह हमारे राज्यों पर क्या कर रहा है, प्रतिबंध लगा रहा है कि राज्य कोई भी ऐसा विधि या कानून नहीं बना सकती है जो कि हमारा क्या करता है, फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है, उसका बोल सकते हैं कि हनन करता है। तो यह क्या हो गया, आपका एक नकारात्मक विशेषता वाला हो गया। और एक सकारात्मक विशेषता वालों की अगर हम बात करें, सकारात्मक विशेषता की बात करें तो सकारात्मक विशेषता में आपका आर्टिकल 21A आ जाएगा। यानी आर्टिकल 21A क्या कहता है कि राइट टू एजुकेशन, यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए क्या है, एजुकेशन जरूरी ही जरूरी है। अब किसी के माता पिता कहते हैं कि हमारा बच्चा नहीं पढ़ेगा, हमारा बच्चा तो ऐसी तेज है, तो ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है, अपने बच्चे को जो प्राइमरी एजुकेशन होता है वह देना क्या है, जरूरी ही जरूरी है। तो यह क्या हो जाता है, आपका सकारात्मक विशेषता वाला हो जाता है कि आपको ये चीज करना ही है। लेकिन ये जो आपका नकारात्मक विशेषता है वो भी समझ में आ गया कि यह क्या करता है, आपके राज्यों पर प्रतिबंध लगाता है कि राज्य कोई भी ऐसा नियम या कानून नहीं बना सकते जो कि हमारे फंडामेंटल राइट का क्या करता है, वायलेशन करता है। तो आपको तीसरी विशेषता समझ में आ गया। अब इसका जो 4 नंबर विशेषता है, यानी जो इसकी चौथी विशेषता है, वह क्या कहता है कि इसकी प्रकृति कैसी है, यानी इसकी प्रकृति कैसी है। तो यह क्या है, आपका न्यायोचित है। यह क्या है, आपका न्यायोचित है। आपके बुक में सारी चीजें क्या है, लिखी हुई है। ठीक है, हम बस क्या कर रहे हैं, चीजों को समझा रहे हैं, ज्यादा हम लिख नहीं रहे क्योंकि आपके बुक में तो लिखा हुआ मिल ही जाएगा। तो आपकी चौथी जो विशेषता है, यह क्या कहता है कि इसका नेचर कैसा है, कैसा है, तो यह क्या है, न्यायोचित है। न्यायोचित का मतलब क्या हो गया कि अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, हनन होता है, तो आप इसमें लिखे गए प्रावधानों को मनवाने के लिए कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। न्यायोचित का मतलब यही होता है। ठीक है, और जो इसकी 5वीं नंबर की जो विशेषता है वह क्या है कि यह कहता है कि जो आपका फंडामेंटल राइट है यह आपका अस्थाई नहीं है, अस्थाई नहीं है। ठीक है, यानी जो आपका फंडामेंटल राइट है वह क्या है, अस्थाई नहीं है। इसमें संसद क्या कर सकती है, कटौती या कमी कर सकती है, लेकिन संशोधन अधिनियम के तहत, न कि साधारण विधेयक द्वारा। तो यही क्या कहता है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट है, यानी हम लोग 12 से 35 तक
क्या पढ़ते हैं, अपने फंडामेंटल राइट को पढ़ते हैं। तो संसद के पास अधिकार है कि यह क्या कर सकती है कि इसमें से किसी एक आर्टिकल्स को हटा सकती है, यानी एक फंडामेंटल राइट को हटा सकती है, या इसमें एक नए फंडामेंटल राइट को क्या कर सकती है, ऐड भी कर सकती है। जैसे हमने संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया है, अपने फंडामेंटल राइट को हटा दिया, तो यह अधिकार किसके पास था, हमारे पार्लियामेंट के पास था, हमारे संसद के पास था। और संसद ने क्या किया है, साधारण विधेयक के द्वारा इसे नहीं हटाया है, क्या किया है, संविधान संशोधन किया है। कौन सा किया है, 44वां संविधान संशोधन 1978। तो वही है आपका, क्या कह रहा है कि ये हमारा जो फंडामेंटल राइट है वह अस्थाई नहीं है, इसमें कमी या कटौती किया जा सकता है, लेकिन वह करेगा कौन, आपका संसद करेगा। तो ये आपका एक और विशेषता हो गया। फिर आपका एक और विशेषता है कि जैसे हमारे यहाँ देश में क्या होता है, आपका नेशनल इमरजेंसी क्या होता है, लागू होता है, यानी जब हमारा राष्ट्रीय आपातकाल हमारे देश में लगता है, तो अगर आपको पता होगा कि जो हमारा नेशनल इमरजेंसी है वह 3 आधार पर लगता है। जब हमारे देश से क्या हो जाए, हमारे देश में युद्ध हो जाए, यानी हमारा किसी दूसरे साथ के क्या हो जाता, दूसरे देश के साथ क्या हो जाता है, वॉर हो जाता है, या सेकंड क्या हो जाए, कोई दूसरा देश हम पर आक्रमण कर दे, यानी बाह्य आक्रमण। और तीसरा क्या होता है, हमारा सशस्त्र विद्रोह। तो जो आपके नेशनल इमरजेंसी है वह 3 आधारों पर लगते हैं। पहला क्या है, युद्ध, दूसरा है आपका बाह्य आक्रमण, और तीसरा क्या है आपका सशस्त्र विद्रोह। तो अगर आपका जो नेशनल इमरजेंसी है वह हमारे युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर लगता है, तो जो हमारा फंडामेंटल राइट का जो हमारा आर्टिकल 19 है वह क्या हो जाता है, स्वतः निलंबित हो जाता है, यानी उसे निलंबित करने के लिए कोई विधेयक नहीं बनाना पड़ता है। लेकिन हमारा अगर नेशनल इमरजेंसी सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगता है, तो जो आपका आर्टिकल 19 है उसे क्या करना पड़ता है, विधेयक के द्वारा निलंबित करना पड़ता है। तो बस आपका बस यही विशेषता आपके बुक में भी लिखा गया है, और हमने भी क्या कर लिया, जो जितने भी सारी विशेषता थी उसको हमने समझ लिया। बस समझना क्या है, जरूरी है, जरूरी नहीं है कि हम सारी विशेषता को यहाँ पर लिखे, क्योंकि आपके बुक में क्या है, सारी चीजें लिखी गई है। तो फिर से हम लोग एक बार क्या कर ले रहे हैं, रिवीजन कर ले रहे हैं कि हमारी कौन सी पहली विशेषता थी। तो फंडामेंटल राइट का हमने पहली विशेषता क्या बताया है कि इसमें से कुछ केवल क्या है, नागरिकों को प्राप्त है, यानी हमारे भारत में जो भी लोग रह रहे हैं उन्हीं को प्राप्त है। तो कौन कौन से ऐसे आर्टिकल्स है जो कि केवल नागरिकों को प्राप्त है, तो आपका पहला क्या हो गया, 15, 16, 19, 29 और 30। ठीक है, ये 5 ऐसे आर्टिकल है जो कि केवल नागरिकों को प्राप्त है। फिर दूसरा क्या कहा है कि यह असीमित नहीं है, यानी राज्य इन पर प्रतिबंध लगा सकती है, लेकिन वह प्रतिबंध क्या होना चाहिए, उचित होना चाहिए। यह तय कौन करेगा, आपका न्यायालय करेगा। फिर हमने आपको तीसरी विशेषता क्या बताया कि इसमें से कुछ नकारात्मक विशेषता वाले होते हैं, कुछ सकारात्मक विशेषता वाले होते हैं, हमने आपको एग्जाम्पल भी समझाया। फिर हमने कहा कि ये क्या है, प्रकृति इसका कैसा है, नेचर कैसा है, न्यायोचित है, यानी जस्टिएबल है, आप फंडामेंटल राइट को मनवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। फिर हमने क्या कहा कि ये अस्थाई नहीं है, यानी इसमें संसद क्या कर सकती है, कटौती या कमी कर सकती है, लेकिन संशोधन अधिनियम के तहत, न कि साधारण विधेयक द्वारा। तो इतना हमने क्या कर लिया, अपने फंडामेंटल राइट का क्या कर लिया, विशेषता को देख लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, अपने फंडामेंटल राइट को क्या करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो अपने फंडामेंटल राइट को अगर हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो हमने आपका जो पहला फंडामेंटल राइट है वह क्या बताया है, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। तो हमने समानता के अधिकार को आर्टिकल कहां से कहां तक बताया है, तो हमने क्या बताया कि हम लोग आर्टिकल 14 से लेके, यानी ये पेन नहीं दिख रहा है, हम लोग क्या करेंगे, आर्टिकल 14 से लेके हम लोग 18 तक क्या करेंगे, अपने समानता के अधिकार को पढ़ेंगे। लेकिन हमने क्या बताया है कि जो आपका फंडामेंटल राइट है वह तो हमारे आर्टिकल 12 से लेके 35 तक ही क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, यानी 12 से ही क्या हो गया, हमारा फंडामेंटल राइट क्या हो गया, स्टार्ट हो गया है। लेकिन जो हमारा फर्स्ट फंडामेंटल राइट है वह क्या है, 14 से स्टार्ट हो रहा है। तो आखिर हमारे 12 और 13 आर्टिकल में हमें क्या पढ़ना है, उसको अब हम लोग देख लेते हैं। तो इसको पढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे, जो आपका आर्टिकल 12 है और जो 13 है उसको पढ़ेंगे। तो देखिए आपके आर्टिकल 12 में क्या कहता है, अब हम लोग अपने फंडामेंटल राइट को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट, जिसमें से आपका आर्टिकल 12 क्या कहता है उसे देखते हैं। आर्टिकल 12,
ठीक है। तो आपका आर्टिकल 12 क्या कहता है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट, यानी राज्य की परिभाषा। राज्य मतलब यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, ये नहीं समझना है, अभी समझा रहे हैं, ठीक है, पहले लिख ले रहे हैं, ठीक है। कि आपका आर्टिकल 12 क्या कहता है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। देखो यहाँ पे लिख रहे हैं डेफिनेशन ऑफ स्टेट, ठीक है, यानी राज्य की परिभाषा। राज्य मतलब हम फिर से बता दे रहे हैं कि आपको यूपी बिहार नहीं समझना है, इसलिए हमने क्या किया है, पहले आपको फंडामेंटल राइट को पढ़ने से पहले हमारे संविधान में आर्टिकल 12 में क्या कर दिया गया है, राज्य की परिभाषा बता दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जब हम लोग फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे तो उसमें हमारे राज्य शब्द का बहुत जगह पर यूज हो, मतलब राज्य जो वर्ड है इसका यूज बहुत जगह हुआ है कि राज्य को ये नहीं करना चाहिए, राज्य को वो करना चाहिए। तो आखिर इस राज्य का मतलब क्या होता है, राज्य के अंतर्गत कौन कौन सी ऐसी चीजें आती हैं। तो अब हमें यही देखना है कि आखिर हमारे आर्टिकल 12 में जो हमारे डेफिनेशन ऑफ स्टेट कहा गया है, तो आखिर हमारे राज्य के अंतर्गत क्या क्या चीजें आएंगी। तो देखिए आपके राज्य के अंतर्गत क्या क्या चीजें आएंगी उसे हम लोग क्या करते हैं, एक बार देख लेते हैं। तो राज्य का मतलब क्या होता है कि जब हमने कहा कि हमें कि राज्य को ये नहीं करना चाहिए, तो कौन हमारे राज्य के अंतर्गत आएगा, तो हमारा संसद, आपका संसद तथा विधानमंडल का कार्यकारी तथा विधायी अंग, कार्यकारी तथा विधायी अंग, ठीक है, विधायी अंग। तो हमने क्या बताया कि आखिर आपके राज्य के अंतर्गत कौन कौन सी ऐसी चीजें आएंगी। तो हमने आपको पहला बात क्या बताया कि संसद तथा विधानमंडल का कार्यकारी तथा विधायी अंग किसे कहते हैं, जो कानून बनाने का काम करता है, और कार्यकारी जो कि कानून को लागू करने का काम करता है। तो आपको अगर आपसे कोई बोलता है कि राज्य को ये नहीं करना चाहिए वो करना चाहिए, तो कौन राज्य के अंतर्गत आएगा, तो आपका पार्लियामेंट आएगा और लेजिस्लेचर आएगा, यानी संसद आएगा और विधानमंडल आएगा। तो आज के बाद ये नहीं कहना है कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट में हमें यूपी बिहार पढ़ना है, नहीं, क्या पढ़ना है, आपको संसद पढ़ना है और विधानमंडल। फिर हमारा सेकंड नंबर पर क्या आता है, आपको सेकंड नंबर पर क्या पढ़ना है, जो हमारा पंचायत होता है, जो म्युनिसिपैलिटीज होता है, यानी जो पंचायत होता है, और जो हमारा नगर निगम होता है, और फिर क्या होता है हमारे लोकल गवर्नमेंट, यानी स्थानीय सरकार, ये सभी क्या होंगे, हमारे राज्य के अंतर्गत आएंगे। तो इसको भी हम क्या करें, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। देखिए पंचायत हमारा म्युनिसिपैलिटीज और क्या आएगा आपका लोकल गवर्नमेंट, ये सभी चीजें क्या होंगी, हमारे राज्य के अंतर्गत आएंगे। फिर आपका और क्या आ जाता है, ऐसी कोई भी निजी संस्था जो कि क्या कर रही है, हमारे सरकार के साथ में मिलकर क्या कर रही है, काम कर रही है, वो भी क्या होंगी, हमारे राज्य के अंतर्गत आएंगी। तो ऐसी निजी संस्था कौन कौन सी होगी, जैसे आपका ONGC हो गया, LIC हो गया। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख दें कि ऐसी कोई भी संस्था जो कि सरकार के साथ मिलकर काम करती है, सरकार के साथ मिलकर काम करती है, वो भी क्या होगी, हमारे राज्य के अंतर्गत आएगी। अब हम लोग एग्जाम्पल लिख लेते हैं। आपका एग्जाम्पल कैसे होगा, जैसे एग्जाम्पल में हमने क्या लिख दिया, आपका जो LIC है और क्या है आपका ONGC है, ये सभी क्या होंगी, हमारे राज्य के अंतर्गत आएंगी। यानी जब भी राज्य को बोला जाता है कि राज्य को ये नियम कानून बनाकर लागू करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो उसमें क्या क्या चीजें आएंगी, सबसे पहले तो संसद आएगा, फिर विधानमंडल आएगा, फिर आपका पंचायत आएगा, फिर म्युनिसिपैलिटीज आएगा, फिर लोकल गवर्नमेंट,
फिर क्या होगा, ऐसी कोई भी निजी संस्था जो कि क्या कर रही है, हमारे सरकार के साथ में मिलकर काम कर रही है, जैसे LIC, ONGC। तो आपको आर्टिकल 12 यानी 12 समझ में आ गया कि क्या कहता है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट यानी राज्य की परिभाषा। तो हमारे राज्य के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं उसको हमने देख लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, अपने आर्टिकल 13 पर चलते हैं कि आखिर हमारे आर्टिकल 13 में क्या क्या बातें कही गई है। ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, बहुत इजी भी है और इसमें कोई टफ नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं पढ़ना है कि ये समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, आपका आर्टिकल 13 को देखते हैं। आर्टिकल 13 क्या कहता है, यह क्या कहता है कि राज्य कोई भी ऐसा विधि या कानून नहीं बना सकती जो कि क्या करती है, हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन करती हो। यानी यहाँ पर क्या है, यह हमारे राज्यों पर क्या कर रहा है, प्रतिबंध लगा रहा है कि तुम कोई भी ऐसा नियम या कानून नहीं बना सकते हो जो कि हमारा क्या करे, फंडामेंटल राइट का वायलेशन करे। यानी हमने राज्य का तो आपको क्या कर दिया, डेफिनेशन बता दिया। तो अब जब भी हम राज्य शब्द का नाम लेते हैं तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि हम किसके बारे में बात करें, संसद के बारे में, आपके विधानमंडल के बारे में, पंचायत के बारे में, म्युनिसिपैलिटीज के बारे में, लोकल गवर्नमेंट और ऐसी कोई भी निजी संस्था जो कि सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। तो हमने आपके आर्टिकल 13 में क्या कहा कि राज्य कोई भी ऐसा नियम या कानून नहीं बना सकती है जो कि क्या करे, हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन करे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, राज्य कोई भी ऐसा नियम या कानून नहीं बना सकती है जो कि फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करे, ठीक है। आपको समझ में आ गया, ये जो हमने लिखा कि राज्य कोई भी ऐसा नियम या कानून नहीं बना सकती जो कि क्या करे, हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करे। यानी यहाँ पे आपका क्या हो गया, एक गोला हो गया, ठीक है, जो कि क्या है, आपका यहाँ पर फंडामेंटल राइट है। ये क्या हो गया, आपका फंडामेंटल राइट हो गया। और ये क्या हो गया, आपका कोई मान लीजिए विधि हो गया। ये क्या हो गया, आपका कोई विधि हो गया, कोई क्या हो गया, विधि हो गया। तो जो आपका इतना वाला भाग है, अगर हम इसको क्या करें, कौन सा कलर ले, चलो येलो ले लेते हैं। अगर ये भाग को हम कहें कि इसको क्या करना है, आपको मान लीजिए ऑप्शन ए दे दे और बी दे दे और सी दे दे। हम आपसे कहें कि इसमें से कौन से हम लोग भाग को क्या करेंगे, हटाएंगे। आपको भी समझ में आना चाहिए कि कौन से भाग को हटाएंगे। तो जो आपका बी वाला पार्ट है, ये क्या कर रहा है, हमारे फंडामेंटल राइट का क्या कर रहा है, वायलेशन कर रहा है। तो हम लोग बी पार्ट को क्या करेंगे, अपने जो हमारे विधि है उसमें से क्या कर दे रहे हैं, रिमूव कर दे रहे हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा है, हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है। मान लीजिए यहाँ पर क्या है, एक यहाँ पर कोई विधेयक बनाया गया, ठीक है, और इसमें से कानून एक ए कानून हो गया, बी कानून हो गया, सी कानून हो गया। तो इसमें से आपका ए कानून क्या है, यह सही है, यह क्या है, सही है। और आपका बी कानून भी क्या है, सही है। लेकिन जो आपका सी कानून है, यानी सी कानून है, उसको हमारे राष्ट्रपति ने देखा तो वहां पर इन्होंने देखा कि ये जो आपका सी है, यह क्या कर रहा है, हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है। तो इस कानून को हम लोग क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, यानी हटा देंगे। तो वही कहता है कि राज्य कोई भी ऐसा नियम या कानून नहीं बना सकती है जो कि क्या करती हो, हमारे फंडामेंटल राइट का क्या करती हो, वायलेशन करती हो। तो आपको आर्टिकल 12-13 भी समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अपने पहला जो आपका फंडामेंटल राइट है, समानता का अधिकार, उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्या है आपका, समानता का अधिकार। ओहो, ये कौन सा मैंने पेन लिया, देखो आपका पहला क्या है, समानता का अधिकार। समान